मेरे प्यारे बच्चों, शुभ मध्याह्न। आज दूसरे दिन के क्रमबद्ध रूप में हम आप लोगों के प्रश्न पत्र में हिंदी व्याकरण से संबद्ध आपके कुछ प्रमुख अंश हैं जिन पर हम आपके सामने चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 जो आपके हिंदी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, संभवतः प्रश्न नंबर 8 या 9 के क्रम में होगा। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। आप लोगों को जब पहले कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो आप लोग हिंदी व्याकरण का विशेष अध्ययन किए होंगे, लेकिन एक चीज आप ये ध्यान में रखें कि आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं उनको आपको पढ़ना नहीं है, उनको भी उसी रूप में पढ़ना है। क्योंकि आगे चल करके जो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें हिंदी व्याकरण से ही क्वेश्चन आपके उठते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये मान के चले कि हमें इनका विशेष अध्ययन करना है। हिंदी व्याकरण में पहला जो टॉपिक है वर्तनी तथा विराम चिन्ह। बच्चों, आप जानते होंगे हिंदी के वर्णमाला क्रम में जितने भी आपके वर्ण आते हैं तो शब्द की वर्ण की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ण किसे कहते हैं तो किसी शब्द की इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में उसका एक अपना स्थान होता है। एक से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। एक से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्रमबद्ध रूप में जो होते हैं उनको वाक्य कहते हैं। ठीक, आज आप देखते हैं कि जब हिंदी वर्णमाला को एक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो जो वर्णों का नियत स्थान होता है, अक्षरों का नियत स्थान होता है, उसमें लिखते समय कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं अगर थोड़ा सा भी हम असावधानी बरते, ठीक है ना। ये वर्तनी अशुद्धियां शब्द में भी हो सकती हैं, वाक्य में शब्दों का जो स्थान जहां पे होना चाहिए अगर हमने वहां पे वो स्थान नियत नहीं किया है तो भी वर्तनी अशुद्धियां वो मानी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे आप ले लीजिए कि वाक्य है, उदाहरण के लिए हम आपके सामने रखते हैं कि रेलवे के 5 रेलवे के कर्मचारी बिना टिकट पकड़े गए। 5 रेलवे के कर्मचारी बिना टिकट पकड़े गए। बच्चों, आप ये बताइए कि यह वाक्य अशुद्ध है कि शुद्ध है? वर्तनी अशुद्धियां में वाक्य की अशुद्धियां भी आती हैं। वाक्य में अशुद्धि है नहीं है? हाँ है। कैसे है कि जैसे 5 रेलवे के कर्मचारी, रेल एक है, रेल के 5 कर्मचारी बिना टिकट पकड़े, ठीक ना। रेल के 5 कर्मचारी, रेलवे के 5 कर्मचारी नहीं, रेल एक होती है, कर्मचारी 5 हो सकते हैं, 5 रेल के कर्मचारी नहीं हो सकते, रेल एक होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे अशुद्धि हो गई है। गाय को काट के खीरा खिलाइए, गाय को काट करके खीरा खिलाइए, जल्दी में आप कह जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गलती है, लेकिन अगर आप वाक्य पे चिंतन करेंगे, वाक्य पे सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे अशुद्धि है, ठीक है ना। तो ऐसे जब हम कोई मतलब व्याकरणिक नियमों पे अगर कोई चीज अशुद्ध होती है तो उसको प्रायः चाहे वो मतलब वर्णों में गलतियां हों, चाहे शब्दों में गलतियां हों, चाहे आपके वाक्यों में गलतियां हों, वो प्रायः
मतलब वर्तनी अशुद्धियों के अंतर्गत ही आता है। परीक्षा में आपके बोर्ड में भी ऐसा पूछा जाता है, गलतियां दी जाती हैं, उनमें पॉइंट आउट वाक्य दिया गया है, वाक्य को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, उसमें गलतियां पहली बार में ही पकड़ में आ जाता है। अगर पहली बार में नहीं पकड़ में आता है तो दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। गलतियां अगर एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे तो गलतियां तुरंत पॉइंट आउट हो जाएंगी, तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का उठता है। उसके बाद में बच्चों ये विराम चिन्ह है। आज आप लोग जानते होंगे कि हिंदी की जो जान है, हिंदी जो अपने आप में एक मतलब हिंदी को हिंदी का स्थान मिला है। कोई भी लिटरेचर, कोई भी साहित्य, चाहे वो आपकी अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे आपकी संस्कृत साहित्य हो, चाहे आपकी हिंदी साहित्य हो, कोई भी लिटरेचर अपने आप में अगर वो लिटरेचर है तो वो अपने व्याकरण के कारण, साहित्यिक शब्द रचना के कारण, अगर व्याकरणिक मतलब नियमों पे वो मतलब परखी गई रचना न होती तो उसे साहित्य का नाम न दिया जाता है। आज हर तरीके से वो अपने में शुद्ध रूप लेकर के हमारे सामने उपस्थित हुई है। और किसी भाषा की शुद्धता या किसी भाषा की जो मतलब कसौटी होती है वो उसका व्याकरण होता है। ठीक, व्याकरण को पढ़ते समय आप लोग देखते होंगे कि हम आज देखते होंगे कि आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे ये जानते ही नहीं कि कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पे अल्पविराम लगेगा, कहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, कहाँ पे मतलब संबोधन बोधक चिन्ह लगेगा, कहाँ पे संबंध कारक चिन्ह लगेगा। इन सब की जानकारी है ही नहीं है। जबकि व्याकरण में इन चीजों को अगर हम इग्नोर करके चलते हैं, अनदेखा करते हुए चलते हैं, तो वो चीजें व्याकरण अपने आप में शुद्ध नहीं होगा। अब देखें बच्चों, हम आपके सामने कुछ व्याकरणिक चिन्हों के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसे ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा किसी वाक्य मतलब कोई जब शब्द या कोई वाक्य आता है जो महत्वपूर्ण थोड़ा कम होता है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको हम सबकी निगाहों में लाने के लिए उसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा कर दिया, जिसको हिंदी में इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कि कोई पद की व्याख्या आप लिख रहे हैं, आपने संदर्भ लिखा, संदर्भ में आप पाठ का नाम, उसके बाद में रचनाकार का नाम है। तो अगर किसी का कोई स्टेटमेंट है, किसी का कोई कथन है, कोई मतलब बात कह रहा है, ठीक है ना, उसको हमने उस बात को प्रमुखता देते हुए हमने उसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दिया। पाठ का नाम है, रचनाकार का नाम है, उसको हमने डबल इन्वर्टेड कामा में कर दिया। भाई अगर ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ये आपका इकहरा अवतरण चिन्ह, फिर आपका ये दोहरा अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई वाक्य के अंत में कौन, क्यों, कहां, कैसे, कब, किसको आता है, कोई प्रश्न उठता है, कोई चीज पूछी जाती है, तो हमेशा ये हार्ड रूल है कि आपके उस प्रश्न के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक, उसके बाद में आप मान लीजिए कि जिसको आप ये हंसा पद कहते हैं, हंसा पद, जिसको आप कहते हैं त्रुटि विराम चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह कहते हैं। कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई चीज, कोई वाक्य लिख रहे थे, छूट गया, और छूटने के बाद में क्या होता है कि हमने वो एक चिन्ह इस तरीके से करके उस स्थान पे ऊपर हमने वही चीज गलतियां को हमने अपनी कमी पूरी कर दी, ठीक है ना। अब सीबीएसई बोर्ड के बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यही चिन्ह जो है वो नीचे की तरफ करके और उसके बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। और जब नीचे की तरफ ये चिन्ह करके लिखोगे इस तरीके से चिन्ह बना करके, तो आप ये मान लीजिए ये त्रुटिपूर्ण है, ये गलत माना जाएगा। हमेशा जो गलती सुधार का जो होता है वो ऊपर की तरफ अंकित किया जाता है। उसके बाद में आपका दो शब्दों के बीच में एक लकीर होती है, जैसे माता और पिता लिखते हैं, माता पिता लिखते हैं, तो माता पिता में बीच में ये आपका संबंध कारक चिन्ह है। तत्पुरुष समास जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इस चिन्ह का अर्थ जो होता है चा होता है, हिंदी में और होता है, ठीक है ना, मातश्चा पितश्चा, ठीक है। तो जहां पे दोनों उभय पद द्वंद्व
तत्पुरुष नहीं, उभय पद होता है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह संबंध कारक होता है दोनों के बीच में, रात दिन है, भाई बहन है, ठीक ना। ये सब सारे चीजें जो है इस तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आपका है ये संबोधन बोधक चिन्ह। जब कोई बात हम किसी से कहते हैं और कहने के बाद में हम जैसे उद्धव ने मतलब हे उद्धव, तो हे उद्धव के बाद में हम संबोधन कर रहे हैं उद्धव को, तो ये संबोधन बोधक चिन्ह हो गया। आह ओह अह, ये आपका हो गया विस्मयार्थ बोधक चिन्ह, उसमें विस्मय की भावना प्रकट हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपके विराम चिन्ह। कोई भी शब्द लिखने लगते हैं वाक्य अधूरा रहता है, कौन मतलब जैसे कहा कि, तो कहा कि, तो कहा है कि, तो है के बाद में कि, क्योंकि वाक्य इससे और जुड़ रहा है तो है कि के बीच में आप विराम चिन्ह लगा देते हैं, जिसको आप कामा कहते हैं। उसके बाद में वही जब वाक्य समाप्त हो जाता है एक पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाता है, यानी कि वाक्य समाप्त हो गया, दूसरा चिन्ह करके चलते हैं। तो यह आपका विराम चिन्ह होता है कि जो वाक्यों की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य का संबोधन बोधक का है कि वाक्य का प्रश्नवाचक है कि वाक्य का अपने में पूर्ण विराम में है? तो जब ये सारी चीजें स्पष्ट, इन मतलब इनका काम भाषा को शुद्ध रूप में रखना विराम चिन्हों का काम होता है, ठीक बच्चों। तो यह आपके वर्तनी तथा विराम चिन्ह के बारे में हो गया। फिर आप आइए शब्द रचना। देखिए बच्चों, शब्द रचना जो शब्द बनते हैं, अब इसमें बच्चों नेक्स्ट वीडियो में